लेसन 7 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। इस चैप्टर के बहुत सारे अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखे होंगे और एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा के बारे में। आज हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर हैं, जहां हम स्विच केस के डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही स्विच केस का जो बेसिक डेफिनेशन है उसे भी जानेंगे। स्विच केस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑलरेडी हम लास्ट क्लास के वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्विच केस के डेफिनेशन के साथ आज का ये वीडियो। तो स्विच केस का डेफिनेशन देखते हैं। चलें, The switch case statement is a multiple branching statement where a particular block of statements are executed out of a number of blocks as per the user's choice। क्या मतलब बना इसका, देखें। सपोज कर लें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको जैसे कि अगर बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन का मेन्यू का, अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, अगर आप कस्टमर केयर को कॉल किए हो किसी भी सिम कंपनी के, सिम कार्ड कंपनी है उसमें आप कस्टमर केयर को कॉल किए हो, तो उसमें कस्टमर केयर आपको कहता है कि अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो आप 1 प्रेस करें, अगर आपको इंग्लिश में जानकारी चाहिए तो आप 2 प्रेस करें, अगर आपको बंगाली में चाहिए तो आप 3 प्रेस करें। तो आपके पास कुछ मेन्यूज़ आते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आप जिस ऑप्शन को ग्रैस्प करते हो, अगर आप 1 नंबर ऑप्शन को ग्रैब करते हो तो आपके पास जो मेन्यू होगा उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर के जो भी डेटा होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि अगर 1 नंबर में हिंदी के लैंग्वेज को सेट किया गया है तो 1 नंबर प्रेस करते ही आपका जो मेन्यू है वो हिंदी में आपको सुनाई पड़ने लगेगा। लेकिन जैसे आप अगर 2 प्रेस करते हो मान लेते हैं, तो आपको 2 प्रेस करने के हिसाब से आपका इंग्लिश में सेट हो जाएगा सारा लैंग्वेज। तो ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये स्विच केस का जो स्टेटमेंट है ये आखिर कहना क्या चाहता है। तो द स्विच केस स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। देखें हमारे पास मल्टीपल ब्रांच है, 1 2 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसी को कहा गया है मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। where a particular block of statement are executed out of a number of blocks as per the user's choice। जहां पर आपके पास बहुत सारे चॉइस रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ वही ऑप्शन एग्जीक्यूट करेगा जिसको आप चॉइस करोगे। यानी कि एक यूजर जिसे चॉइस करेगा वही स्टेटमेंट, वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अगर कोई यूज़र 3 नंबर प्रेस करता है अपने मोबाइल बटन में तो वो 3 नंबर के अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। खैर, ये जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया तो ये तो बस एक एग्जांपल है। मैं इसके रिलेटेड आपको कुछ और भी एग्जांपल और कुछ सिंटैक्स बताऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो में स्विच केस के बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखें, स्विच केस का एक सिंटैक्स होता है। बेसिकली स्विच केस का यूज़ हम लोग करते हैं हमारे पास जब बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और उनमें से कोई भी एक ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम एक मेन्यू, एक यूज़र चॉइस टाइप का प्रोग्रामिंग करते हैं, जहां पर यूज़र जिस ऑप्शन को चूज़ करेगा वही ऑप्शन या वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। बाकी सारे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मोटा मोटी तौर पर हम स्विच केस को इस तरह समझ सकते हैं। और अगर इसके डिटेल्स में देखना है तो इसके थोड़ा सा सब्र रखें, मैं आगे आपको इसके बारे में और भी एग्जांपल से बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। देखें, सिंटैक्स कुछ ऐसा है। स्विच जो कि एक कीवर्ड है, आपको इसे एज इट इज़ लिखना है और उसके अंदर में यूजर्स चॉइस, यानी कि आपको वो यहाँ पर उस वेरिएबल को रखना है, इस ब्रैकेट के अंदर में उस वेरिएबल को रखना है जिस वेरिएबल के अंदर में यूज़र के द्वारा इंटर किया हुआ चॉइस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लेते हैं कि किसी यूज़र ने, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था, देखें कि केस 1, यानी कि अगर 1 प्रेस करता है तो ये ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई यूज़र 2 प्रेस करता है अपने मोबाइल या फिर अपने सॉफ्टवेयर में, जो भी है अपने प्रोग्रामिंग में, तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा। अगर 3 प्रेस करता है तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करेगा। और अगर
इन तीनों के अलावा कुछ और प्रेस करता है 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी, तो उसमें उसका ये जो ब्लॉक 4 है वो एग्जीक्यूट करेगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। देखें, सपोज किसी यूज़र ने 1 प्रेस किया, तो 1 प्रेस करने से देखें सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो केस है वही एक्टिवेट हुआ, और उस केस के अंदर जो रिलेटेड ब्लॉक है दैट इज ब्लॉक 1 वही एग्जीक्यूट किया। बाकी सारे जितने भी केसेस हैं वो सारे एग्जीक्यूट नहीं किए। इन द सेम वे अगर किसी यूज़र के द्वारा 2 प्रेस किया जाता है, देखें यहाँ पर पहले 1 था, अब यहाँ 2 हो गया है, तो अगर कोई यूज़र 2 प्रेस करता है तो उसके रिलेटेड जो केस 2 होगा वो एक्टिवेट होगा, और उसके अंदर में जो भी ब्लॉक 2 है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, और उसके आगे में जो केस 1 और ब्लॉक 1 था वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई यूज़र 3 प्रेस करता है, अपने कीबोर्ड में 3 प्रेस करता है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो केस 3 एक्टिवेट होगा, और केस 3 के अंदर में लिखा हुआ ब्लॉक 3 ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर बाय द चांस कोई यूज़र इन तीनों में से कुछ भी प्रेस नहीं किया और डायरेक्टली 4 प्रेस कर देता है, तो चूंकि हमारे पास केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 नहीं है, तो उस हिसाब से ये तो एक रॉन्ग ऑप्शन है, और रॉन्ग कोई भी ऑप्शन के लिए डिफ़ॉल्ट नाम का केस रहता है, और इसके अंदर में जो भी ब्लॉक रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 है इसलिए ब्लॉक 4 एग्जीक्यूट किया, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर हम 6 भी रखते हैं, मान लेते हैं कोई यूज़र ने 6 प्रेस कर दिया अपने कीबोर्ड में, तो भी उसको यही डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट किया हुआ दिखेगा। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, हाँ, मैं आपको एक नोट में बात बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट ऑल्सो इंक्लूड अ डिफ़ॉल्ट केस। हमने पहले आपको बताया यहाँ पर कि इसमें डिफ़ॉल्ट नाम का एक केस रहता है, और ये डिफ़ॉल्ट केस तब एग्जीक्यूट करता है व्हेन द स्विच वैल्यू डज नॉट मैच एनी ऑफ द गिवन केस। हमारा डिफ़ॉल्ट केस सिर्फ और सिर्फ तब एग्जीक्यूट करेगा जब कोई भी इंटर किया हुआ जो हमारा ऑप्शन है, जब वो किसी भी केस से मैच नहीं करेगा, तब जाकर के हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट केस है, वो एग्जीक्यूट करेगा। ऑलराइट, चलें देखते हैं कुछ एग्जांपल, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल देखते हैं। देखें, एग्जांपल हमारा कुछ ऐसा है। देखो, स्विच अंदर में लिख दिया गया है एन वो वेरिएबल है जिसके अंदर में यूज़र के द्वारा इंटर किया हुआ जो भी चॉइस होगा वो स्टोर होगा इस एन नाम के वेरिएबल के अंदर में। ओके, अगर केस 1 यानी कि अगर कोई 1 प्रेस करता है तो उसको मैसेज दिखेगा गुड मॉर्निंग। अगर कोई कोई यूज़र जो है वो 2 प्रेस करता है तो उसके लिए ओनली केस 2 एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पे गुड आफ्टरनून दिखेगा। अगर कोई यूज़र केस 3 यानी कि अगर कोई यूज़र नंबर 3 प्रेस करता है तो उसके हिसाब से केस 3 एग्जीक्यूट करेगा और उसके अंदर लिखा हुआ डेटा जो भी है गुड इवनिंग ये प्रिंट करना चाहिए। और अगर कोई यूज़र 4 नंबर प्रेस करता है तो उसके हिसाब से केस 4 एक्टिवेट होगा और केस 4 के अंदर में लिखा हुआ जो भी डेटा है वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने केस 4 यानी कि 4 नंबर ना प्रेस करके 3 नंबर 2 या 1 ना प्रेस करके 5, 6, 7 कुछ भी प्रेस करता है तो उस केस में ये सारे केसेस जो है 1, 2, 3, 4 ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा और मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे रॉन्ग चॉइस। देखो कैसे होगा वो काम। सपोज किसी यूजर ने ऑप्शन डाला 1 के हिसाब से केस 1 एग्जीक्यूट करेगा सिर्फ, और केस 1 के अंदर में लिखा हुआ जो भी डेटा है गुड मॉर्निंग ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। आपको एक बात नोटिस करने के लिए मिला होगा कि हर एक केस के लास्ट में हम ब्रेक नाम का एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। इस ब्रेक नाम का स्टेटमेंट का यूज क्यों किया जाता है मैं आपको बता दूं। इस ब्रेक को यूज करने का एक फायदा यही है कि ये जो हमारा केस 1 एग्जीक्यूट किया इसके बाद हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, यहीं पर हमारा एग्जीक्यूशन जो है
यहीं पर जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो हो जाएगा स्टॉप। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं लगा रहता तो हमारा कंट्रोल इसके बाद वाला में भी चला जाता, यानी कि केस 2 भी एग्जीक्यूट कर जाता। हम दबाएं प्रेस करेंगे 1, लेकिन उस वक्त आपका केस 1 और इसके बाद केस 2 दोनों ही एग्जीक्यूट करता, अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रहता तो। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अगर कोई यूज़र ऐसा है जिसने 1 प्रेस नहीं किया है, वो सिंपली 2 प्रेस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग केस 2 जो भी है उसके अंदर में जो भी डेटा लिखा हुआ वो प्रिंट हो जाएगा। अगर किसी ने ओनली 3 प्रेस किया है तो उसके लिए केस 3 एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई 4 प्रेस किया है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर किसी ने गलती से इन चारों के अलावा कोई और ऑप्शन को वो प्रेस करता है तो उसके हिसाब से उसे एक डिफ़ॉल्ट मैसेज दिखेगा स्क्रीन पे कि रॉन्ग चॉइस। ये रॉन्ग चॉइस नाम का जो ऑप्शन है वो तब दिखाता है जब आपके द्वारा इंटर किया हुआ जो भी चॉइस है वो केस में लिस्टेड नहीं है, तब आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पर दिखा देगा कि सॉरी यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस। ऑलराइट, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। एक हमारा बेसिक एग्जाम्पल था जिसमें हमने ये देखा कि स्विच केस में अलग अलग केसेस का इस्तेमाल कैसे होता है और वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब ब्रेक का क्या यूज़ है, हम कुछ रिलेटेड टर्म्स भी देखने वाले हैं। देखें, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्विच केस स्टेटमेंट। उनमें से सबसे पहला टर्म जो हमारा है दैट इज स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक क्या होता है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल एग्जाम में, कि ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्विच ब्लॉक। द स्विच इज अ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड एंड्स विद द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और वो हमेशा खत्म होता है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के साथ, यानी कि इस ब्रैकेट के साथ। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स और इसे कहते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स। The cases which are enclosed within a pair of the opening and closing curly braces are known as switch block. ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो भी डेटा लिखा रहता है, जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है, जो भी केसेस रहते हैं, जो भी ब्लॉक्स रहता है, उसे हम लोग कहते हैं स्विच ब्लॉक। एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमारा स्विच है ये स्टार्ट हुआ है ओपनिंग कर्ली ब्रेस के साथ और ये खत्म होता है, ये स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। इनके बीच में लिखा हुआ जो भी हमारा स्टेटमेंट है इसे हम लोग कहते हैं स्विच ब्लॉक। इसे हम लोग कहते हैं स्विच ब्लॉक। ऑलराइट, इसमें लिखा हुआ जो भी डेटा है दैट इज कॉल्ड स्विच ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट, जो हम लोग बार बार हर एक केसेस के बाद ब्रेक का यूज कर रहे थे। उस ब्रेक का फिर काम क्या है देखें। अ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच केस दैट इज रेफर्ड टू एज केस टर्मिनेटर। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हर एक केस के लास्ट में किया जाता है और इसे हम कभी कभी केस टर्मिनेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर एक केस के लास्ट में लगाया जाता है और इसके लगाने की वजह से एक केस एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होता। पहला केस एग्जीक्यूट होने के बाद वो तुरंत टर्मिनेट हो जाता है, इसीलिए जो कंट्रोल का फ्लो है वो अगले केस तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। देखें, दिस स्टेटमेंट फोर्सेस द कंट्रोल टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक। एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, ये हमारा लिखा हुआ स्विच ब्लॉक के अंदर में जहां पर एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया गया है। तो अगर हम कोई भी यूजर के द्वारा n का वैल्यू 1 प्रेस होता है तो ये 1 नंबर केस एग्जीक्यूट करेगा और इसके अंदर में लिखा हुआ कुछ भी डेटा रहे वो एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद जब लास्ट में हमारा काम हो गया तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट कर जाएगा वैसे ही हमारा कंट्रोल केस 2 के पास नहीं जा पाएगा, हमारा कंट्रोल यही खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा ब्रेक का यूज है। इस तरह से हम लोग ब्रेक का यूज करके कोई भी हमारे डिजायर एक केस को यूज कर सकते हैं।
उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर नॉलेज देने में कैपेबल है और आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में भी पता चला होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।